नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। महाभारत एक्सप्रेस का सफर लगातार जारी है और अब हम आ पहुंचे हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। आप देख सकते हैं ये जो हमारी बस है, महाभारत एक्सप्रेस की बस, यहां पर तमाम जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीछे सड़क पर आप देख सकते हैं गाड़ियां दनादन दौड़ती हुई, और आज महाभारत एक्सप्रेस में ये जो राजनीतिक चर्चा है यहीं से होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये शहर का एक मुख्य चौराहा है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर टाउन हॉल है बिल्कुल पास में, और वहीं पर महाभारत एक्सप्रेस वाली जो एक गाड़ी है, ये जो हमारी बस है, आ पहुंची है। हमने यात्रा की शुरुआत की थी रामेश्वरम से। आपको पता है अयोध्या तक हमें जाना है, हजारों किलोमीटर की दूरी हम तय करने वाले हैं, और इस दौरान तमाम लोगों से हमारी बातचीत भी हो रही है। आप आ जाइए मेरे साथ, आप यहीं के रहने वाले हैं बेंगलुरु के। जरा आपसे यहाँ की सियासत भी मैं समझूंगा, और अपने दर्शकों को जरा मैं बता दूं कि अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं। आज रात में उनका आगमन होने वाला। आप आ जाइए मेरे साथ, आइए बस की छत पर चलते हैं ताकि बेंगलुरु शहर भी हम यहां से दिखा सकें। अब लिफ्ट ऊपर ले लीजिए, और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल यहां से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर ही जो विधानसभा है कर्नाटक की, वो सिर्फ 500-700 मीटर की दूरी पर है। ये शहर का मुख्य चौराहा है। हाँ बिल्कुल, ये मुख्य चौराहा है। इसको ये टाउन हॉल है बिल्कुल बगल में। हाँ, और राजनीतिक लिहाज से भी देखें तो यहां पर सरगर्मी तेज है। मैं जगह जगह देख रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मुझे दिख रहे थे। अमित शाह का आगमन होना है, उनका कार्यक्रम है, और आपको पता है मिशन दक्षिण पर है भारतीय जनता पार्टी। पूरा फोकस है, क्योंकि ये जो बार बार मिशन 400 पार वाली बात बीजेपी कह रही हो, तभी हो पाएगा ना जब दक्षिण भारत में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो। और यहां पर लोकसभा की 25 सीटें पिछली बार जीती थी बीजेपी ने। इस बार क्या लग रहा है? 25 जाएगी, कंफर्म है इसमें अब की बार भी 25। या पिछली बार एक जेडीएस के पास गई थी, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय है। जेडीएस और बीजेपी तो गठबंधन हो गया है। हाँ। तो पूरी की पूरी सीटें जो कर्नाटक की है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आएगी। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, एबीपी न्यूज की महाभारत एक्सप्रेस की जो छत है बिल्कुल पास में, यहां बाईं तरफ कर्नाटक विधानसभा है। कर्नाटक अक्सर आप सुनते रहते होंगे, सियासी चीजें यहां पर जिस तरीके से होती हैं, घटनाक्रम देखने को मिलता है, उस पर तो हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन राजनीतिक चर्चा की शुरुआत भी मैं करना चाहूंगा। लिफ्ट आप नीचे बुला लीजिए आप, ताकि मैं बाकी जो हमारे राजनीतिक मेहमान हैं उनके पास भी जा सकूं, बातचीत कर सकूं। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि ये सड़क जो है मुख्य सड़क है, बेंगलुरु का मुख्य चौराहा है। ये टाउन हॉल बिल्कुल पास में, और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं लोगों की आवाजाही। व्यस्ततम शहरों में से एक है हिंदुस्तान में बेंगलुरु की बात की जाए तो। और आपको पता है आईटी सिटी भी है यहाँ पर, मतलब यहाँ विकास की धारा भी बहती है, लेकिन राजनीति भी जबरदस्त देखने को मिलती है। हर तरह की उठापटक हम लोग देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये कर्नाटक का नाटक रुकता क्यों नहीं है? कर्नाटक का नाटक तो मतलब इलेक्शन चुनाव होने के बाद में एकदम सामान्य सा माहौल हो जाएगा। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी फुल मत इससे आएगी, मतलब बहुमत से आएगी। ये सब कुछ मतलब सत्ता के लिए चल रहा है। बाकी मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। और शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या होने वाला है इस कर्नाटक में इस बार? देखिए, इस बार जो कर्नाटक की स्थिति है वो बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ है। जेडीएस और बीजेपी मिलकर के तकरीबन नहीं तो वो सारी सीटें जीतेंगी इस बार। 28 में से कितनी सीटें मिल सकती हैं? 28 में 28 सीटें ये जीतेंगे इस बार, और लास्ट टाइम जो कसर रह गया तो वो भी पूरा कर लेंगे, क्योंकि कर्नाटक की धरती बोल रही है कि स्टेट में कोई भी हो, सेंट्रल में उनको वही चाहिए। अच्छा। जी, मतलब यहाँ कांग्रेस भले ही देखिए विधानसभा में हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी हैं तो बीजेपी सारी सीटें ले लेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अगर बीजेपी ने अगर पिछले 10 साल में कोई बढ़िया सा काम किया है तो इन्होंने करप्शन को लीगलाइज कर दिया है। एंड ये बात अगर वही जेडीएस के प्रवक्ता जो कह रहे थे, अगर उन्हीं के कुमार स्वामी साहब का अगर एक पुराना भाषण उठाकर देखेंगे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई पाप करना चाहता है तो वो बीजेपी को चुनकर लाएं और मोदी जी को चुनकर लाएं। कोई पाप करना चाहता है तो बीजेपी को चुनकर लाए। देखिए ये तो अजीब सी बात इन्होंने कह दी कांग्रेस के नेता ने। कुमार स्वामी ने खुद कहा था। कुमार स्वामी ने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने। इनका वे 40% चिल्ला रहे थे, मगर आज 60% हो गया है, उसका जवाब नहीं मिला। पीछे का कोई हिसाब नहीं निकला। अभी इनका 60% से ऊपर चल रहा है, और 1% का काम बेंगलुरु शहर तरस रहा है, पानी के लिए तरस रहा है। परिस्थिति बहुत खराब है। पानी की बड़ी समस्या है सर। पानी के लिए लोग यहाँ पर जिस तरीके से तरस रहे हैं, ये तो बड़ी बुनियादी सी चीज है। अगर पीने का पानी मैसर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वोट क्यों डालेंगे लोग? अगर यही सवाल मैं पूछूं, जब देश विकसित है का गाना गाते हुए जब मोदी जी और सारे नेता घूमते हैं देश भर, वही 140 करोड़ लोगों में इन्होंने 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी बना दिया।
लोग आज दाने दाने के लिए तरसते हैं, उसका जवाब नहीं देते। और यहाँ लोग पानी पानी के लिए तरस रहे हैं। ये सूखा है, पानी की थोड़ी बहुत तकलीफ है, लेकिन यहाँ पे टैंकर्स फ्री कर दिया है। अगर किसी अपार्टमेंट में हो, बीजेपी इसको बिना मतलब बड़ा मुद्दा बना रही है। नहीं, बीजेपी मुद्दा नहीं बन रहा, मुद्दा तो है। पानी की जो प्रॉब्लम है वो रियल फैक्ट है यहाँ की। स्नान करके आए, पानी कहाँ से आया वो बताइए। स्नान करने के लिए तो पानी मिल रहा है, पानी की दिक्कत पीने के लिए। खाना बनाने के लिए पानी। फाइन लगा रखा है कि आप कहीं पर भी जाएंगे और ज्यादा यूज करेंगे तो आपको 5,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। इस स्थिति में ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। आपने ऐसी स्थिति कभी पहले नहीं थी। रही बात भाई साहब ने अभी जो करप्शन की बात की, तो डीके शिव कुमार जी ने इसके ऊपर कहने का मतलब अपनी ओर से स्टेटमेंट दिया है थोड़े दिन पहले ही। कहने का मतलब कि विकास के लिए आप इंतजार मत कीजिएगा इस सरकार से, क्योंकि हमारे पास जो योजनाएं हमने जो फ्री की लॉन्च की है उसके देने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। तो हम मैं इस पर आता हूं, मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। बात कर्नाटक की होगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों तक एक बड़ी खबर मैं पहुंचाना चाहता हूं। खबर दिल्ली से है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला कर लिया है, और ऐसे में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश जो कोर्ट की तरफ से दिया गया है, पहली बार ईडी ने कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बात कहां तक जाती हुई नजर आ रही है। पहले से ही आपको पता है अरविंद केजरीवाल के कई मंत्री जो हैं उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, कई की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आज बता दूं मैं आपको, ईडी ने कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया है। अब इसका क्या मतलब है, ये एक बड़ा सवाल है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यह भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन कर्नाटक में जो चुनाव हो रहा है सर, खासतौर पर कांग्रेस से मेरा सवाल है, केजरीवाल जी आप लोग के सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन में, आप लोगों पर भी करप्शन के आरोप लगाते थे, परिवारवाद के आरोप लगाते थे। अलग बात है आज आप लोग साथ साथ हैं, लेकिन क्या वो जो करप्शन वाला आरोप है उसकी आप लोगों तक नहीं आ रही वो चीज? ये करप्शन आज सिर्फ एक परसेप्शनल इशू बना दिया गया है बीजेपी के द्वारा, जहां पे केजरीवाल जी ने भी बनाया था। आपको पता है यूपीए की सरकार के दौरान किस तरीके से वो हमला करते थे, पूरी फाइल लेकर आते थे आपके नेताओं के खिलाफ। बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और हर कोर्ट ने ये कहा कि ना 2G घोटाला था, ना कोयला घोटाला था, ना कोई था। ये CAG का एक मनगढ़ंत उन्होंने इन्फ्लेटेड एक रिपोर्ट बना के दी थी, उससे कोई मतलब ही नहीं निकला, ऑल एक्विटेड। आज वही चीज उनके साथ हो रही है, लेकिन करने वाले कौन है? जहां ऑपोजिशन स्ट्रांग दिखती है, जहां वो ताकत दिखने लगती है कि ये हारने वाले हैं, वहां पे ये भ्रष्टाचार का इशू बना। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि हारने वाले हैं, इसलिए केजरीवाल जी का साथ लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। केजरीवाल जी का नहीं, आज अगर किसी देश में कोई लड़ाई है तो एक ही बात की लड़ाई है, जो लीगलाइज्ड करप्शन इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा इन्होंने चलाया है उसको खत्म करना है। ये जो डेमोक्रेसी को अनडेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का इन्होंने एक मंसूबा उठाया है उसको खत्म करना है। जहां पे 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी बनाया है उनको विकसित करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक में क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? मैं अगर आपसे पूछूं किसके आधार पर जनता वोट डालेगी इस बार? आज कर्नाटक में एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी का जहर जो फैलाते रहते हैं उसको खत्म करना है। बीजेपी के जहर को ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं, मतलब आप लोग जहर की खेती कर रहे हैं। 70 साल से तो ये जहर फैलाया है, उसको हम साफ कर रहे हैं। और इधर हर चीज के लिए जो गारंटी 5 गारंटी दी थी उसमें एक बस की गारंटी चल रही है, बाकी सब गारंटी फेल है। और ऑल डेटा है हर, और इनके पास कोई बोलने को कोई बात नहीं है। आप किसी को जाके नागरिक को पूछिए, वो बोले कि गारंटी वारंटी नहीं चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए, काम देंगे तो काम आएगा। इधर काम भी नहीं है। पिछले 70 साल में 45 इयर्स में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो इनके 10 साल के शासन काल में बढ़ा है। इसका जवाब कौन देंगे? नौकरी मांगते हैं, आप नौकरी दे नहीं पाते, लेकिन कहते हैं कि नौकरी है, नौकरी है। ये बताइए कि नौकरी कहां है? मैं आता हूं उस पर, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताना चाहूंगा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी सांसद दिलीप घोष को चेतावनी नोटिस जारी किया है। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एक बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है अभी, दरअसल दोनों नेताओं को सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। सुप्रिया श्रीनेत पर कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जो बातें आई थी सोशल मीडिया में, जबकि दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इन दोनों ही मामलों में चुनाव आयोग का रुख सख्त नजर आ रहा है। और सुप्रिया श्रीनेत ने जो बात कही थी, देखिए उसमें आप लोग घिरते हुए दिख रहे हैं।
चुनाव आयोग ने जो नोटिस दिया है? जी, सुप्रिया श्रीनाथ ने उन्होंने कह दिया है कि ये गलती हुई थी। मैं उससे मैं आई एम वेरी रिग्रेटफुल। उन्होंने कहा कि किसी की गलती से हो गया है, तो उन्होंने बोल दिया है कि शी इज मेड अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि ये हो गया, ये गलत था, मेरे हाथ से नहीं हुआ है, किसी ने इसको पोस्ट कर दिया है, तो उसकी माफी हो गई है। मैं समझता हूं कि इस इशू को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। आज अगर मुद्दा है तो देश के सामने कौन से मुद्दे हैं? चाइना हमारे देश के अंदर घुस रहा है, उसका जवाब किसके पास है? आज मालदीव हमें आंख दिखाकर बात करता है, ये विश्व गुरु की बात है। आज 80 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं है, ये बड़ी बात है। आज एक ILO की एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, वो कहते हैं कि नियरली 60% लोग 34 ईयर्स 34 साल से कम बेरोजगार हैं। ये सारी चीजें आपके लिए मुद्दा नहीं है क्या? बीजेपी के लिए कांग्रेस कह रही है ये कंगना रनौत वगैरह वाला मामला इतना बड़ा बना देते हैं आप लोग। नहीं, इसमें क्या ये रोजगार की बात कर रहे हैं? आज कर्नाटक के अंदर 12,000 से ज़्यादा स्टार्टअप चल रहा है। उस एक स्टार्टअप के अंदर 100-200 लोग काम कर रहे हैं, यानी 12,000 से 14,000 लोग ऑलरेडी एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। हर चीज़ में, मुद्रा योजना में 40,000, 50,000, 50 लाख लोगों को, किसान सम्मान योजना में 50 लाख लोगों को उनको फलानुभवी बन रहे हैं, तो उनके लिए सब चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। आज किसान जाए खुश है और स्टार्टअप के लिए लोग खुश है। और मैं सर आता हूं आपके पास, विस्तार से आगे इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अरविंद केजरीवाल वाले मुद्दे पर। दर्शकों को लिए चलते हैं इस पीसी में। पंजाब के विधायकों को तोड़ने खरीदने की कोशिश हुई, जिसके ऊपर खुलासा किया पंजाब के विधायक साथियों ने, और अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके यह कहा जा रहा है कि देखो, जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए, बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, और हमने बेसिर पैर के आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी टेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे, और सत्ता में, पावर में बने रहोगे। लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, और वो मरते दम तक दिल्ली की जनता की सेवा की जो प्रतिज्ञा ली है, वह प्रतिज्ञा अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में पूरी करती रहेंगे। आज सदन के पटल पे हमारे किराड़ी से विधायक ऋतुराज जी ने, संजीव झा जी ने, राजेश गुप्ता जी ने, इन तमाम लोगों ने उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करने की कोशिश की, उसकी बयानगी बताई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी कहना है, चाहे कुछ भी कर लो, हमारा जीवन देश की सेवा को समर्पित है। इस पूरे मामले में दिलीप जी, क्या पुलिस से कोई शिकायत की गई है कि मामले में जांच होना चाहिए? इस मामले के आप लोग पुलिस का रुख करेंगे अगर आपको लगता है कि नंबर जारी कर रहे हैं? जनाब, पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके, इंडिया गठबंधन को तोड़ के
लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्टार कैंपेनर्स है ईडी और सीबीआई वो बेनकाब हुए और आम आदमी पार्टी की बात सही साबित हुई। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह कहना कि दरअसल जानबूझकर नरेंद्र मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है ताकि विपक्ष को कमजोर किया जा सके और जो गिरफ्तारी की गई है वो इसी के मद्देनजर की गई है। ये महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार जारी है। दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई है। आज हम कर्नाटक में हैं, बेंगलुरु में, और महाभारत एक्सप्रेस जो हमारी बस है इसकी छत पर मैं मौजूद हूं। ये पूरा बेंगलुरु शहर आपको नजर आ रहा होगा और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि यहां से बिल्कुल पास में कर्नाटक विधानसभा भी है। लिफ्ट को डाउन कर लीजिए ताकि मैं बस में जो हमारा स्टूडियो है वहां जा सकूं और वहां पर अपने तमाम जो मेहमान हैं उनसे बातचीत कर सकूं। ये आसपास की चहल पहल आप देख सकते हैं। बेंगलुरु के व्यस्ततम चौराहों में से ये जगह है। लगातार गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। यहां पर लोगों से भी हमारी बातचीत हो रही है और जो राजनीतिक मेहमान हैं उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन इस बीच अभी की बड़ी खबर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। शराब घोटाले को लेकर लगातार अपडेट आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। शराब घोटाले के केस में केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया है, यानी जुडिशियल कस्टडी, मतलब उन्हें जाना पड़ेगा अब तिहाड़। केजरीवाल को जेल मैनुअल के बारे में भी जानकारी दी गई है। तिहाड़ जेल की 2, 3 और 5 नंबर जो बैरक है, बताया जा रहा, जो हमें अपडेट जानकारी हमें मिल रही है, उसे सैनिटाइज करवाया गया है। 2, 3 और 5 नंबर की जेल में से किसी एक जेल में रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल को फिलहाल ऐसा लग रहा है किसी तरह की कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। उनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं और न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजने का फैसला अदालत ने सुनाया है। 15 दिनों के लिए उन्हें तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपके सामने हम पहुंचाएंगे। लेकिन चूंकि मैं कर्नाटक में हूं, बेंगलुरु में हूं, एक छोटा सा क्विक कमेंट इसी पर आपसे मैं चाहूंगा। बीजेपी के आप नेता हैं, क्या यहां भी ये बड़ा मुद्दा बन सकता है गठबंधन के सहयोगियों के खिलाफ? बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और ऐसे ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया जो कांग्रेस के विरोधी थे पूरी, उनके साथ ही जाके कांग्रेस बैठी है। इसका भुगतान इधर भी भरना पड़ेगा, 100% भरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान होगा यहां पर कांग्रेस को। कांग्रेस पूरी लड़ाई में नहीं दिख रही है कहीं पर भी, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के साथ बिहेव किया, और कांग्रेस दिल्ली मॉडल की, शीला मॉडल की दुहाई देती है बार बार, तो उसी समय लोगों को याद आता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ बिहेव किया। ना कोई सबूत, ना कुछ भी उनके पास, कोई दस्तावेज, झूठ फैला करके उनको खूब बदनाम किया। उनको एक ऐसी महिला जिसने अपने जिंदगी के अहम 15 साल दिए और दिल्ली को संवारा, सजाया, और आज भी लोगों के दिल में है। वो कभी बात क्या कांग्रेस वाले भूल गए? शीला दीक्षित पर जो हमले होते थे, सोनिया गांधी पर जो केजरीवाल जी हमला किया करते थे, मतलब क्या मजबूरी है कि साथ साथ आ गए? आपके सवाल में एक ही मुझे उद्देश्य लगता है कि मैं केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलूं। नहीं, मेरा नहीं है, आप साथ रहिए सर, मुझे क्या दिक्कत है, आप साथ हैं। लेकिन जनता ये पूछेगी ना कि जिसने क्या नहीं बोला आप लोग के खिलाफ, करप्शन के तमाम आरोप लगाए गए, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था याद है? उसकी बड़ी कीमत चुकाई थी यूपीए सरकार ने, शायद आप भूल गए। सही है, कोर्ट इसके ऊपर निगरानी बनाए रखी है। कोर्ट का इससे जुडिशियल मैटर है। अगर सच में अगर कोई कांड हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, तो उसकी सजा सबको मिलेगी। लेकिन एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रधानमंत्री जी एक स्टेज पे खड़ के कहते हैं एनसीपी का सबसे बड़ा घोटाला बाज, 70,000 करोड़ का घोटाला, अगले दूसरे दिन गोद में बिठा लेते हैं। वही कहते हैं कि एकनाथ शिंदे को कह रहे थे कि तुम सबसे बड़े घोटाले। मैं उसका जवाब उनसे लेता हूं, लेकिन आप भी तो जवाब दीजिए। जिस केजरीवाल जी ने कांग्रेस के बारे में कहा सब घोटालेबाज हैं, आप भी तो उनकी गोदी में जाके बैठ गए। बिस्वा शर्मा वही तो उनके खिलाफ बोला करते थे, आज उनके प्रधान सीएम बने बैठे हैं। आप कोई भी स्टेट में ले लीजिए, कोई भी स्टेट में ले लीजिए जहां पे बीजेपी के पास क्या वही वाली वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन वाली बात बार बार आती है जहां धुल जाते हैं सब बीजेपी के नेता। ऐसी बात कोई नहीं है, बीजेपी के पास धुल जाते ऐसी बात नहीं है। जिसको गलत किया है उनको सजा मिलेगी,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी, और जिसको कर रहे हैं सजा सिर्फ विपक्षी पार्टी वालों को मिल रही है? नहीं, सभी को मिल रही है। नहीं थी गलत, भाजपा में भी कोई कर रहा है उसे भी मिल रही है भाई, बीजेपी वालों को भी। वक्त में ये बात रखिएगा, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं उनका गुब्बारा फूटेगा और वो गिरेंगे। इस दक्षिण भारत में क्या होगा ये बताइए? इस बार बीजेपी दक्षिण भारत में करीब 8 या 9 सीट लेकर आ जाए। 8 से 9, 8 सीटें तो यही कर्नाटक में ली थी पिछली बार बीजेपी ने। सफाया हो जाएगा। मुझे बताने दीजिए एक बार, यहाँ पर कर्नाटक में 5 गारंटी जो चली हैं उसके लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। कर्नाटक में भी सफाया हो जाएगा। बीजेपी का कर्नाटक में सफाया हो रहा है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कोई हालत में नहीं, तेलंगाना में तो है ही नहीं, कोई हालत में नहीं हो रहा। तेलंगाना में भी हमारा प्रभाव बढ़ रहा है। और मैं आपसे एक कह दूं कि हमारे वाजपेयी जी कहा करते थे कि कहीं की माटी कहीं का गारा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये इनका असैद्धांतिक गठजोड़ है ना, अभी जो आपने केजरीवाल से बात कर रहे थे, ये असैद्धांतिक, इनका कोई सिद्धांतवादी गठजोड़ है ही नहीं। हटाया, उसका जवाब दीजिए। जो भ्रष्ट लोगों को अपने जेब में, अपने गोद में, अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, अपने सर पे, अपने खांधों पे जो बिठाकर रखे हैं, उसका जवाब दीजिए। आप कहिए, आप कहिए। हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ आप लोग विपक्षियों के खिलाफ दिखा रहे हैं, बीजेपी वालों को भी। बीजेपी में जब वो लोग आते हैं तो धुल जाते हैं। कौन सी वॉशिंग मशीन है ये? एक सीट इनका, एक सीट आया था, वो एक सीट डीके सुरेश इस बार वो भी हार जाएगा। डॉक्टर के साथ डान हार जाएगा। डॉक्टर और डान की लड़ाई है, इसमें डॉक्टर। अजित पवार भ्रष्ट है या नहीं बताइएगा? आप बताइए ना, अजित पवार भ्रष्ट है? नीतीश कुमार नेचुरली करप्ट पार्टी कह दिया था आप लोगों ने, उनको याद है? नेचुरली करप्ट पार्टी। नहीं, कुछ एनसीपी का तो आज नेचुरली करप्ट बीजेपी हो गई है। तो करप्शन से अलग होके ही आए वो। जहाँ एनसीपी में करप्शन था इसलिए तो वो अलग होके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और उनके ऊपर जो भी करप्शन होगा तो वो भी अंदर जाएंगे। यहाँ की लड़ाई जो हो रही है कर्नाटक की, उसमें जेडीएस कहाँ है? अब लास्ट टाइम के इलेक्शन की हम बात करें अगर 2019 की, तो तकरीबन 50% वोट शेयर थी बीजेपी की और तकरीबन 12% थी जेडीएस की। और अभी लास्ट इलेक्शन भी आप देख लीजिए जो 2023 में हुआ है अभी असेंबली इलेक्शन, जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई है, उसमें भी जो परसेंटेज है 36% एंड 13% है। तो दोनों मिला करके, और आदरणीय देवड़ा साहब का जो मार्गदर्शन इनको मिला है, उससे ये सारी सीटें ही जीतेंगे ये। और ये कहीं भी अगर अटके तो उनका आशीर्वाद लें, और देखिए इनका कैसे निकलता है। तो जो ये सीटें जीतेंगे ये, इस बार इनका टारगेट ही 28 सीट का। और ये जहाँ तक बात करें, डॉक्टर मंजूनाथ की बात कर रहे हैं, वो एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, और जो पब्लिक है जिस रूरल बैंगलोर से खड़े हो रहे हैं वो उनको मालूम है कि किसको इस बार जिताना है। वो उनका इमेज उस तरह का बना हुआ है। लोग जवाब लेता हूं कांग्रेस के नेता से, मतलब जेडीएस वाले हो, बीजेपी वाले, उनका ये कहना है कि कोई नहीं है टक्कर में, है ना? कहां पड़े हो चक्कर में? जेडीएस आज सिर्फ 2 सीट पे लड़ाई लड़ रही है। वहां पे आज कुमार स्वामी तीन सीटें, 3 वहां करें, एक तो माइनस कर दीजिए, 0 है, वो 2 हैं। 2 सीटों में लड़ाई चल रही है। वो कहां पे आज कुमार स्वामी को पिछले 5 साल रोते रोते आंखों में इतना बहा दिया, आज कावेरी भर जाती, लेकिन कावेरी तो लेकिन सूखी हुई है सर। मैं अभी होके आ रहा हूँ, त्रिची भी गया था। सुनिए, सुमलता को सुमलता के खिलाफ बोलते बोलते थकते नहीं थे। आज उन्हीं के साथ कॉम्प्रोमाइज करने बैठे हैं। तो आज जेडीएस का क्या कहते हैं उनका, वेयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ जेडीएस? कहाँ है वो? पूछिए, जेडीएस का अस्तित्व तो कहाँ है? ये सवाल पूछ रहे हैं, बताइए जल्दी से, फिर मैं आता हूं बीजेपी नेता के पास। हाँ देखिए, ये सवाल ये पूछ रहे हैं अस्तित्व कहाँ है, ये अपना देखें कि ये नेशनल लेवल पे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये 44 पे पहुंच गए, फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी है। अरे 2-4 इलेक्शन हारने से कुछ नहीं होता। इलेक्शन ऐसा है, देखिए 5 साल में का पर्व आता है, आप करिए अपना प्रोजेक्ट सबमिट करिए, जनता को सबमिट, उनको पसंद आएगा तो आपको वोट करेंगे वो। आप आज के टाइम में एस्पिरेशन जगा नहीं पा रहे हैं। आप अगर आप एस्पिरेशन जगाते तो ये हालत नहीं होती, पहले खुद हालत नहीं होती। अच्छा, बीजेपी के नेता से मेरा सवाल दरअसल ये है कि ये बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है, कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष हैं, तो चुनौती तो कड़ी है आपके सामने। मतलब ये वो कह रहे हैं बार बार कि गुब्बारा है आप लोगों का, फूटने वाला है। हालत में कोई चुनौती नहीं है किसी हालत में। इनको एक सीट जो थी, जो रामनगर के अपने बेंगलोर विलेज का, वो भी उनके हाथ में नहीं रहेगा। वो भी इस बार डॉक्टर हरा देगा उनको। वो भी डॉक्टर बहुत जबरदस्त चुनौती दे रहा है। जो पूरी पार्टी उधर लगी हुई है, डीके शिव कुमार अपना काम छोड़ के उधर बैठे हुए। आप इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात जा नहीं पाई थी, क्या कह रहे हैं आप? मेरे भाई से पूछिए, अगर डॉक्टर मंजूनाथ का इन्होंने फोटो कभी देखा है या नहीं?
फोटो देखा कि नहीं उनका? देखा क्यों नहीं देखा है सर? हैं वो सफेद हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, कैसे हैं किसी को पता नहीं है। मुझे सुनिए, जो नहीं जानता वो आप बैंगलोर आप नहीं है, मतलब ही नहीं। फिर आप डॉक्टर का नहीं जानते तो आप गलत बोल रहे हैं। बैंगलोर रूरल में आज एक ही आदमी जो पिछले 5 साल से काम करते हुए दिखा है तो वो डीके सुरेश है। जब कोविड हो गया था वो खुद कोविड विधायकों को कहीं लाना ले जाना होता है जहाज में या प्राइवेट जेट में, वो नजर आते तो हैं। हाँ, अमित शाह करते हैं तो चाणक्य नीति। आज अगर आप वो अभिसार शर्मा की अगर कोई आप इसने उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, आज डीके शिव कुमार को अमित शाह के खिलाफ दिखा रहे हैं कि देख छोड़ कर दिखा रहे हैं कि असली चाणक्य कौन है। सर लेकिन बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जरा चलिए चलते हैं दर्शकों को। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं, और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, यह विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए, और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or now you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days. Now it raises certain moral and constitutional question. यहां पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये रामलीला मैदान में ही शादिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे, और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए, और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे, अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही
उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे। शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय होने के बाद अब यह देखने का विषय होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या अपने किसी दूसरे गुरु के नक्शे कदम पे चलते हुए देखना होगा कि वो नई राजनीति के स्वयंभू किरदार कोई नई राजनीति की तरफ बढ़ते हैं या पुरानी राजनीति को, जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो पुरानी राजनीति को एक नए किरदार में प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। अब शादिया जी आपको संबोधित करेंगे। आवाज आ रही है? नमस्कार, आदाब। तो सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, बीजेपी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर तंज कर रही है वो आप सुन रहे थे। बार बार यही बात कह रही है कि वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, राजनीतिक पार्टी बनाई और वही फिर करप्ट हो गए, और अगर करप्ट हैं तो जेल कैसे नहीं जाएंगे। और इस मुद्दे पर जो नैतिकता की बात कही जाती थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, फौरन लौटेंगे। महाभारत एक्सप्रेस का जो ये सफर है लगातार जारी है। इस वक्त हम कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मौजूद हैं और यहां से ये कार्यक्रम आगे भी आप देखते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज।